नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। अभी तक हम लोगों ने देखा हुआ था कि किस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी के नेतृत्व में दो दो बार मुस्लिम अटैक भारत में हो चुका था, लेकिन उनका मूल जो उद्देश्य था भारत से बहुत सारे धन दौलत को लूट के लेके जाना था और दूसरा उद्देश्य इस्लामीकरण को भारत में बढ़ावा देना था। लेकिन अब यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे मोहम्मद गोरी का आक्रमण, तो ये भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़े परिवर्तन को चेंज करेगा, क्योंकि इसका उद्देश्य धन को लूटना भी था, इस्लामीकरण को बढ़ावा देना भी था और सबसे जो मेन उद्देश्य था इसका कि भारत में एक अस्थाई साम्राज्य की स्थापना करना। अब सोचिए, भारत में जब अस्थाई साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी तो इतिहास के पन्नों में कितना बड़ा यहाँ पे चेंज होते हुए नजर आएगा, और यही किया गया मोहम्मद गोरी के द्वारा। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि क्या जब मोहम्मद गोरी का भारत में अटैक हुआ तो यहाँ पे भारतीय शासकों ने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया? इसी कड़ी में नाम आता है यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का, क्योंकि जब मोहम्मद गौरी का कंटिन्यू रूप से उत्तर पश्चिम भारत में आक्रमण होगा तो एक परिवर्तन का दौर आपको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान के द्वारा भरसक रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन ऐसी कौन कौन सी कमियां थी, ऐसे ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके वजह से पृथ्वीराज चौहान के द्वारा या फिर बाकी अन्य जो क्षेत्रीय शासकों के द्वारा उस मोहम्मद गौरी को रोका नहीं गया और भारत में हमेशा हमेशा के लिए एक तरीके से मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गया। या फिर हम यूँ कहें कि मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में पहली बार भारत में बिल्कुल ही अस्थायी रूप से मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाल दी गई, क्योंकि आने वाले दिनों में इसी के साथ आए हुआ जो गुलाम था, या आप कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, बख्तियार खिलजी था, यल्दौस था, कुबाजा था, इन लोगों के द्वारा भारत में पूरी तरीके से एक अस्थायी साम्राज्य का विकास कर दिया गया, जिसका प्रभाव बहुत आपको लंबे समय तक दिखाई देगा, वर्तमान समय तक दिखाई देगा। तो आइए थोड़ा पूरा का पूरा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसी उस समय कौन कौन सी गतिविधियाँ थी, कौन कौन सी घटनाएं थी। और बिल्कुल देखिए, आपको ये जो क्लास करते वक्त हर एक चीज़ को क्रिस्टल क्लियर करने का प्रयास करूंगा, कोई तथ्य नहीं बल्कि उन तथ्यों को बिल्कुल ही कहानी के माध्यम से आपको क्लास में ही बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बस मेरे साथ बने रहिए। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई भी क्यूरी हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूरी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मोहम्मद गौरी का। तो देखिए, मोहम्मद गौरी जिस वंश से संबंधित रखता था उस वंश का नाम था गौर वंश। तो थोड़ा गौर वंश के बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो यही है गौर वंश। और सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एक बहुत बड़े बैकग्राउंड के अंतर्गत कि आखिर ये गौर वंश का उदय कहाँ हुआ, क्योंकि जनरली आप तो पढ़ लेते हैं गौर वंश, बनी वंश, लेकिन उसके पहले क्या था, कैसे गजनवी वंश का पूरी तरीके से डिक्लाइन होने के बाद ही गौर वंश आया। उसके पैरेलल और भी सल्जुक भी था, और इसके अलावा ख्वारिजम भी था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे मैं लिंक करने का प्रयास करूँगा, जो बिल्कुल अपने आप जब जुड़ते चला जाएगा तो आप देखेंगे कि आखिर जो मोहम्मद गौरी भारत में ही अटैक करने का प्रयास क्यों किया, वो भारत के पश्चिम के क्षेत्रों में या फिर जो पश्चिम एशिया में अपना साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो ये पूरा का पूरा देखिए, इस मोहम्मद गौरी को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद से आखिर इसका आक्रमण के कारण क्या था, और ये क्या जब भारत में आक्रमण कर रहा था, अटैक कर रहा था, तो उस समय भारतीय राजवंशों की क्या स्थिति थी, क्या उन लोगों के द्वारा रोकने का प्रयास नहीं किया गया। और इस क्लास का सबसे जो अहम टॉपिक होगा यहाँ पे प्रमुख युद्ध। इस प्रमुख युद्धों में जो सबसे मेन जो यहाँ पे युद्ध होगा तराइन का युद्ध, क्योंकि इस तराइन का जो प्रथम और द्वितीय युद्ध ने पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत के इतिहास को ही बदल दिया। आरसी मजूमदार के भाषा में यहाँ पे बोला जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की पराजय ना सिर्फ एक तरीके से हिंदुओं की पराजय थी, बल्कि भारत में पूरी तरीके से इस्लामीकरण को बढ़ावा देने वाली बात थी। तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, आपको यहाँ पे सुनने के लिए मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद से असफलता के कारण क्या क्या था, ऐसे कौन कौन से फैक्टर थे जिसके वजह से भारत के लोग
या उस समय जितने भी शासक थे असफल हो गए, या फिर आप कह सकते हैं कि गोरी की सफलता के पीछे क्या कारण था, और फाइनली इसका जो प्रभाव है क्या दिखाई देगा हमें, बिल्कुल ही एक लॉन्ग टर्म में आपको समझने की ज़रूरत है। पूरा का पूरा इस सारी की सारी चीज़ें आपको मैं इस क्लास में क्लियर करवा दूंगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं गजनवी साम्राज्य का पतन और गौर वंश का उदय। अब दोनों में लिंक करना है और इस लिंक को समझना बेहद ही जरूरी है कि आखिर गजनवी साम्राज्य का पतन कैसे हुआ और उस गजनवी साम्राज्य की जगह इस गौर वंश का उदय कैसे हुआ। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, जो हम लोग बात कर रहे हैं गौर लोगों की, ये गौर लोग पूर्वी ईरान में रहता था सब, और इनको संसबनी वंश बोला जाता था। माने ये अपने आप को संसबनी वंश के नाम से ये लोग, ठीक है, कहलाए जाते थे। तो ये ईरान का जो क्षेत्र देख रहे हैं, देखिए ये हो जाएगा सऊदी अरेबिया, और यही मान लीजिए ईरान का क्षेत्र। तो बिल्कुल ये पूर्वी क्षेत्र यहाँ पे, इसका मतलब इनकी जो सीमाएं थी बिल्कुल अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में ये लोग रहते थे। और यहाँ पे आपको ये भी पता है कि उस समय चूँकि जो गजनवी वंश था, जिस गजना में महमूद गजनवी के द्वारा एक बहुत बड़े साम्राज्य की जो स्थापना किया गया था, ये लोग उसी साम्राज्य के अंडर कंट्रोल में आते थे, अर्थात गौर लोग गजनी साम्राज्य के अंडर में आते थे। लेकिन चूँकि समस्या क्या था कि ये जो गौर लोग थे गजनी के, पूरी तरीके से होता है ना एक रिस्पेक्ट की भावना से देखना कि हमारा शासक इतने बड़े साम्राज्य का मालिक है तो हम उसके अंडर कंट्रोल में रहें, ऐसा इनके अंदर वो भावना शुरू से नहीं था, एक रिस्पेक्ट की भावना यहाँ पे नहीं था। फिर यहाँ पे देखा गया कि किस प्रकार से और गौर और गजनी में एक लंबे समय तक प्रतिद्वंदिता यहाँ पे चलते रहेगी। यहाँ पे जो गजनी, जो ध्यान रखिएगा, जो शासक होगा खासकर सेकेंड लास्ट बहराम शाह के द्वारा इस गौर वंश के, ठीक है, बहुत सारे छोटे मोटे जो उस समय राजा कह सकते हैं, शासक कह सकते हैं, कई सारे शासकों की यहाँ पे हत्या भी कर दी जाती है। और उसी समय फिर निकल के आएगा, ठीक है, अलाउद्दीन हुसैन, और तब वो जाके बहराम शाह को, ठीक है, भगाएगा, और फिर बहराम शाह आके पूरी तरीके से लाहौर में भाग के आएगा, और उसी बहराम शाह का पुत्र होगा, ठीक है, खुसरो होगा, खुसरो मलिक होगा। तो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, आप लोग क्लियर हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। और यहाँ पे दूसरा जो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था गजनवी वंश का, गोरों से सबसे मतलब देख रहे हैं ना, जो गौर वंश से सबसे अधिक जो नुकसान पहुंचाया इन लोगों को सल्जुकों ने पहुंचाना है। तो सल्जुकों की गजनी पर आक्रमण लगातार रूप से होता रहा। अभी मैं सल्जुकों को समझाऊंगा कि सल्जुक लोग कौन है। कंटिन्यू रूप से आक्रमण होते रहा, और इसके वजह से गजनी की शक्ति कम हो गई। और जब गजनी की शक्ति यहाँ पे कम हो रही है तो गौर वंश की शक्ति में धीरे धीरे आपको वृद्धि होती दिखाई दे रही है। तो नेक्स्ट मैप में आपको पूरा का पूरा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, यही माना जाता है 10वीं 11वीं शताब्दी में यही था सल्जुक साम्राज्य। देख पा रहे हैं यहाँ पे बड़ी तेजी से ये साम्राज्य आगे आया, और जितना तेजी से ये साम्राज्य मतलब अपने चरम अवस्था पे गया, उतना तेजी से इस साम्राज्य का यहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ भी आपको नजर आएगा। क्योंकि ये जो जब सल्जुक साम्राज्य यहाँ पे देख रहे हैं ना, बिल्कुल अफगानिस्तान के क्षेत्रों तक आ गया है। और टाइम पीरियड देखिए 1037 से लेके 1194 तक, और ये वही समय है 1015 के आसपास, 1030 के आसपास देखेंगे तो महमूद गजनवी का इतना बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। अब देखिए यहाँ से, अब जैसे ही इस गजनवी साम्राज्य के, ठीक है, धीरे धीरे शासक कमजोर होते गए तो इन सल्जुकों के द्वारा इनके क्षेत्रों पर अटैक किया जाने लगा। और यहाँ पे गजनवी का ऑलरेडी टक्कर गोरों से चल रहा। अब इसका सबसे अधिक फायदा समझिए कि इन गोरों को मिला, माने गोरों नहीं, मत ध्यान रखिएगा, गौर वंश के लोगों को मिला। इससे क्या हुआ कि सल्जुकों का अटैक इन पे होता रहा, गोरों से भी इनका नहीं बना। इसके वजह से इस साम्राज्य की जगह एक नया साम्राज्य का विकास हुआ, और यही है आज वर्तमान में जिसे आप देख रहे हैं, ठीक है। इसी को बोला गया गौर वंश, या इसी को बोला यहाँ पे संसबनी वंश। ध्यान रखिएगा, संसबनी वंश। इतना तक तो मामला ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एक ख्वारिजम साम्राज्य आएगा। ख्वारिजम साम्राज्य देखेंगे तो जस्ट सल्जुक साम्राज्य का पतन का कारण बनेगा। ध्यान से मेरी बात सुनते रहिए, तभी जाकर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस सल्जुक साम्राज्य को मैंने बताया था कि जितना तेजी से ये आगे आया, देखिए 1194 के आसपास ये अपने, ठीक है, लगभग पीक स्टेट पे होता है। उसी समय ये जो ख्वारिजम के क्षेत्रों में, ये इतने बड़े क्षेत्रों में कुछ और यहाँ पे शासक लोग आएगा, और ये सब क्या करेगा कि पूरी तरीके से सल्जुक साम्राज्य को यहाँ पे नष्ट कर देगा।
ख़त्म कर देगा। अब सोचिए, यही है सल्जुक साम्राज्य, लगभग ईरान अफगानिस्तान की सीमाओं से इनकी सीमा यहाँ पे मिल रही थी। अब इनका जो पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा, जो साम्राज्य विस्तारवादी नीति को लेके दोनों के बीच जो मुठभेड़ होगा, एक तरफ गोर होगा और दूसरी तरफ होगा यहाँ पे ख्वारिज़म एम्पायर के लोगों के द्वारा। इसीलिए इन गोर वंश के जो भी लोग आएगा, खासकर यहाँ पे हम लोग बात करें, ठीक है, मोहम्मद गोरी की बात करें, इसकी मजबूरी है कि पश्चिम की तरफ जा नहीं सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में ख्वारिज़म एम्पायर यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब इसके पास मजबूरी है कि इसको साम्राज्य विस्तार पूरब के क्षेत्रों में ही करना पड़ेगा, और पूरब का क्षेत्र मतलब भारत का। चूँकि भारत के शासकों को उसके लिए हराना थोड़ा आसान था, लेकिन इतना बड़ा एम्पायर को हराना गोरी के लिए कभी भी यहाँ पे आसान नहीं था। इसीलिए उसने पूरब का मार्ग को यहाँ पे चुनने का प्रयास किया। अब आप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो सल्जुक को ख़त्म करते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, और गजनवी तो अपने आप ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे दो एम्पायर बचा हुआ है, एक बचा हुआ है गोर और दूसरी तरफ बचा हुआ यहाँ पे ख्वारिज़म। अब इन्हीं दोनों के बीच आपको, ठीक है, पैरेलल इस मोहम्मद गोरी को, गोर वंश को समझते हुए चलना है। सारी की सारी कॉन्सेप्ट आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। चलिए अब आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट गोर वंश की। देख पा रहे हैं लास्ट, जो आप कह सकते हैं लास्ट नहीं बोलेंगे, जबकि सेकेंड लास्ट जो गजनवी शासक था यही था बहराम शाह। ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस नाम है बहराम शाह, अक्सर एग्जाम में इसको पूछा जाता है। बहराम शाह ने क्या किया था, तो मैंने अभी थोड़ी देर बताया था कि जो गोर वंश के छोटे मोटे जो शासक थे, खासकर अलाउद्दीन जो हुसैन का जो भाई था जिसने गोर वंश की स्थापना किया था, उसके कई सारे भाइयों की इसने हत्या कर दिया। अब कई सारे भाइयों की हत्या कर दिया तो अलाउद्दीन हुसैन एकदम पूरी तरीके से, जब एक ताकतवर अपना, ठीक है, साम्राज्य विस्तार जब करेगा, तो वो अपना प्रण लेगा कि हमें इस बहराम शाह को किसी भी कीमत पे निपटाना है, इसको मार देना है, ख़त्म कर देना है। और ये बहराम शाह भी, ध्यान रखिएगा, उस गजनवी क्षेत्र का ये शासक हुआ करता था। अब जैसे ही बहराम शाह पे अलाउद्दीन हुसैन, गोर वंश का जो संस्थापक है, अभी मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, देख पा रहे हैं, जो इसकी स्थापना है यही अलाउद्दीन हुसैन, इस बहराम शाह पे जब अटैक करेगा तो ये भाग जाएगा और लाहौर पे शरण लेगा, और आगे चल के फिर उसका पुत्र आएगा उसी लाहौर में, जिसका नाम है खुसरो मलिक। बहुत ही एक कमज़ोर और डरपोक किस्म का शासक हुआ करेगा, और इस खुसरो मलिक को आगे चल के फिर मोहम्मद गोरी के द्वारा निपटाया जाएगा। तो इतना उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो स्थापना गोरी के चाचा ही ने किया हुआ था, गोर वंश की, अलाउद्दीन हुसैन ने। और ऐसा माना गया इसको कि इसको संसार को जलाने वाला जगत दाहक के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने जब बहराम शाह पे अटैक किया गजनवी पे, तो बहराम शाह तो भाग गया डर के मारी, लेकिन उस गजना के क्षेत्र को पूरी तरीके से जला दिया। उस अफगानिस्तान के क्षेत्रों में अमीर लोग रहते थे, उन लोगों की, समझ रहे हैं ना, मतलब माना गया कि उनकी हड्डियों को निकाल के, जो कब्रगाह में होता है, उन हड्डियों को निकाल के जला दिया, पूरे शहर को जला कर राख कर दिया। इस अलाउद्दीन हुसैन के अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था, तो इसीलिए इसको बोला गया संसार को जलाने वाला, या फिर इसको जगत दाह के रूप में इसको बोला गया। अब इसकी जब मृत्यु हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो मृत्यु होने से पहले क्या करेगा कि गोर साम्राज्य को 3 भागों में बांटेगा। चूंकि अब ये गोर साम्राज्य नहीं रहेगा, चूंकि बहराम शाह तो भाग गया है, गजनवी से लाहौर भाग गया है, तो गजनवी का जो क्षेत्र है, पूरा अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को 3 भागों में बांटने का प्रयास करेगा। कि देखो, बीच में तो एक रहेगा केंद्रीय शक्ति, और यहाँ पे एक पश्चिम की तरफ विस्तार करेगा और एक पूरब की तरफ विस्तार करेगा, और बीच में यहाँ पे जो भी रहेगा इस गजनवी के क्षेत्र में, अर्थात अब उस गजनवी वंश की जगह आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा गोर वंश का उदय हो गया है। क्षेत्र है गजनवी, जैसे कि मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य में कई सारा वंश आया, हर्यक वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश, नंद वंश, आगे चल के मौर्य वंश भी आएगा। क्षेत्र तो मगध साम्राज्य ही था, वैसे ही यहाँ पे गजनवी साम्राज्य ही रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे एक नया वंश आ गया जिसको बोला गया गोर वंश या फिर संस बनी वंश। तो देखिए 3 भागों में इसको क्या किया, बांट दिया गया। अब इसकी मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र होगा ये शासक बनेगा इसके साथ, ठीक है, पुत्र का नाम है यहाँ पे सैफुद्दीन गोरी। लेकिन ये जो था ना, ये अलाउद्दीन हुसैन बड़ा होशियार था। इसके, ठीक है, आप बोल सकते हैं इसके भाई के जो लड़के थे, इसके जो भतीजा था सब, एक का नाम था गोरी और एक का नाम है यहाँ पे देख पा रहे हैं गियासुद्दीन। गियासुद्दीन सबको जेल में बंद करवा दिया था।
इसको पता था कि भाई हमारा जो बेटा है सैफुद्दीन गोरी का, ये सब ठीक है पूरी तरीके से हड़प लेगा। तो समस्या है ना, भाई के लड़के में बहुत अधिक नज़र रहता था, भाइयों भाइयों में नज़र रहता था, तो वो किया हुआ था। लेकिन सैफुद्दीन आया तो आने के बाद से इसके अंदर ठीक है भाईचारा का प्यार जग गया, और इन दोनों को ध्यान रखिएगा, गयासुद्दीन को और मोहम्मद गोरी को जेल से रिहा कर दिया। कुछ ही दिनों बाद सैफुद्दीन की भी मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु के बाद फिर से जो इसका चचेरा भाई हुआ था गयासुद्दीन, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा गोरी का बड़ा भाई होता है, यही उस गजनवी क्षेत्र का गौर वंश का यहाँ पे शासक बनता है। और ये जब शासक बनेगा तो 1173 में अपने छोटे भाई को ठीक है, जो गौर राज्य है, ध्यान रखिएगा गौर राज्य है, गजनी साम्राज्य के अधीन ही हुआ करता था, उसका यहाँ पे शासक बना देगा। अब यहीं से समझिए ठीक है, मैंने गवर्नर टाइप का, राज्यपाल टाइप का इस मोहम्मद गोरी को यहाँ पे शासक बना देगा। अब यहीं से मोहम्मद गोरी का रोल यहाँ पे शुरू हो जाता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे भारत पर आक्रमण करने का कारण। अब पीछे का अगर बैकग्राउंड आपका क्लियर है तो आपको पूरा पूरा यहाँ पे एक एक लाइन समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ख्वारिज्म का जो शासक था, मैंने बताया था एक तरफ इधर ख्वारिज्म का शासक है, और यहाँ पे इस गजनवी में कौन आ गया है, ठीक है, तो गौर वंश आ गया है। अब ख्वारिज्म का शासक चाह रहा है कि हमें पूरब की ओर विस्तार करना है, क्योंकि पश्चिम की तरफ जाएगा तो और भी मुस्लिम साम्राज्य इधर मौजूद है, जो इस सबसे भी बड़ा खतरनाक है, ध्यान रखिएगा ठीक है। और उस समय दूसरी समस्या ये भी थी कि खलीफा के पद को लेकर बड़ा आपस में कई सारे मुस्लिम शक्तियों के बीच युद्ध भी हुआ करता था। तो अब यहीं से देखेंगे कि धीरे धीरे जो खलीफा का पद चला जाएगा इन तुर्की के क्षेत्रों में, वहाँ के लोग बाजी मार लेगा, और काफ़ी लंबे समय तक जो खलीफा का पद था तुर्की वाले क्षेत्रों में ही स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ख्वारिज्म का शासक है जो शाह, बहुत खतरनाक शासक हुआ करता था, ये पूरब की ओर विस्तार करना चाह रहा है। ये भी चाह रहा है कि पश्चिम की तरफ हम जा नहीं सकते हैं, पूरब की तरफ ही जाएंगे, और पूरब की तरफ जाने का मतलब है यहाँ पे कि गौर वंश यहाँ पे आ चुका था उस गजनवी के क्षेत्र में। अब देखिए इसी क्रम में उसने पूर्वी ईरान को जीत लिया। अब पूर्वी जो ईरान को लेके बहुत अधिक दोनों में, इन ख्वारिज्मों में और दूसरी तरफ गोरों में एक बहुत बड़ा मुठभेड़ की स्थिति बनी रहती थी, लेकिन फाइनली इस क्षेत्र को देखिए ख्वारिज्म के शासक ने जीत लिया, अर्थात अब उसकी बाउंड्री बिल्कुल ही यहाँ पे अफगानिस्तान से लगने लगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए क्या हुआ, तो गोरियों के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं था कि भाई हम जाए तो जाए कहाँ, इधर जा नहीं सकते, पश्चिम की तरफ जा नहीं सकते हैं, ऊपर भी नहीं जा सकते हैं। ऊपर इस समय तब देखेंगे तो धीरे धीरे मंगोल लोग बड़ी तेजी से ग्रो करना शुरू करता है। सब कारण था ना यहाँ पे, नीचे आएगा तो समुद्र है, जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो अब ये आएगा भारत के क्षेत्रों में, भारत के उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में, अर्थात अपने से पूरब के क्षेत्रों में आएगा, इस साइड आएगा, अर्थात गोरियों का साम्राज्य अब शुरू हो जाएगा, पूरब की ओर हो जाएगा। और दूसरा कारण यह भी था लाहौर और मुल्तान पर अधिकार, क्योंकि भारत पे अगर अस्थायी साम्राज्य का नींव रखना है तो उस समय आप समझ सकते हैं ना कि लाहौर और मुल्तान बिल्कुल ही एक मतलब भारत में एंट्री के लिए एक आयरन गेट की तरह कार्य कर रहा था। जब तक उसको ब्रेक नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, तब तक भारत में समझिए कि एंट्री करना उस समय असंभव था। इसीलिए उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार करने के लिए इस लाहौर और मुल्तान पर अधिकार करना और भी जरूरी था। और लाहौर से आपको एक चीज़ और आ गया होगा कि उस समय लाहौर का शासक खुसरो मलिक हुआ करता था। ये वही खुसरो मलिक है जो बहराम शाह का पुत्र हुआ करता था, याद करिए ठीक। अभी मैंने थोड़ी देर बताया जो अलाउद्दीन हुसैन के डर से भाग के लाहौर में शरण लिया था। अब यही है लाहौर का शासक खुसरो मलिक है। अब समझिए कि इन गोरों और गजनवियों के बीच जन्मजात शत्रुता का बीज तो ठीक है वो ही दिया गया था, तो फिर इसके बच्चे इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर सकते थे। अर्थात खुसरो मलिक, ध्यान रखिएगा, गजनवी वंश का था, इसीलिए इन लोगों में वंशानुगत शत्रुता थी। दूसरा ये भी कारण था कि हम भारत में स्थायी साम्राज्य का भी स्टेबलाइज करेंगे, विकास करेंगे, और एक तरफ अपने शत्रुओं को पूरी तरीके से ठीक है अमूल चूक पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, नाश कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे खुसरो मलिक की बात आ रही है। और लास्ट कारण है धन प्राप्ति और इस्लामीकरण। ये तो मेन है यहाँ पे, ये तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लूट खसोट करना ही करना है। भारत इतना संपन्न देश भी हुआ करता था उस समय, आज भी है, और इस्लामीकरण को भी पूरी तरीके से प्रमोट करना था। तो आइए हम लोग अब यहाँ पे देख रहे हैं, यही है आपको ठीक है जो ख्वारिज्म वाला जो क्षेत्र है। अब अभी मैंने पीछे आपको दिखाया हुआ था ठीक है, वो गजनी वाला क्षेत्र था, और यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं ये ख्वारिज्म वाला क्षेत्र है ठीक है। तो इतना उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि अब इन गोर और ख्वारिज्म के बीच यहाँ पे मामला चलते रहेगा।
अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं गोरी के आक्रमण के समय भारतीय राजवंश। क्या जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया तो भारत के कोई भी वैसा शासक नहीं था जो उसका मुकाबला कर सके? शुरू से मैं बोलते आ रहा हूँ, इस चीज़ को समझिए या। तो देखिए, एंट्री जो गेट में था सिंध में, अब वहाँ पे देखा जाए तो इधर जो सिंध के जो क्षेत्रों में था ऊपर, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सुम्र जाति के सिया शासक यहाँ पे लोगों का, ठीक है, अपना कंट्रोल हुआ करता था। बहुत ये लोग मजबूत नहीं थे, ध्यान रखिएगा। मुल्तान में अगर बात किया जाए तो करमाती जाति के कुछ शासक लोग यहाँ पे मौजूद थे, ठीक है, करमाती, ठीक है, करमपंथी टाइप के भी उन लोगों को बोला जाता है, इससे करमाती ही बोला जाता है उनको। दूसरे तरफ यहाँ पे पंजाब में ध्यान रखिएगा गजनवी वंश का जो, ठीक है, अब मलिक खुसरो जो हुआ करता था यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, मलिक खुसरो इसको बोला गया, यहीं ये खुसरो भी बोला जाता है। इसकी जो राजधानी कहाँ थी? लाहौर में थी। तो उत्तर भारत में ये जो क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में यही 2-3 छोटी मोटी बड़ी शक्तियाँ यहाँ पे मौजूद थी और इन्हीं को पार करके देखिए भारत में इसको मैंने पूरी तरीके से मेन भारत में इसको आना था। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो हिंदू राजवंश के रूप में देखा जाए तो देखिए कौन कौन उस समय बड़ी बड़ी शक्तियां भारत में मौजूद थी। पहला है गुजरात का चालुक्य वंश, ध्यान रखिएगा, गुजरात का चालुक्य वंश, इनको भी सोलंकी वंश भी बोला जाता है। नीचे ये जो क्षेत्र है आपको देख पा रहे हैं, यहाँ पे गुजरात का चालुक्य वंश है। नंबर 2 में यहाँ पे दिल्ली और अजमेर के क्षेत्रों में यही है चौहान वंश। उसी समय पृथ्वीराज चौहान का क्षेत्र हुआ करेगा। इसको अपने नाना से, ध्यान रखिएगा, तोमरो से ये दिल्ली का क्षेत्र भी मिल जाएगा। तो इसका भी क्षेत्र काफ़ी हुआ करता था। दिल्ली अजमेर से लेकर वर्तमान में जो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक, इतने बड़े क्षेत्रों में इस पृथ्वीराज चौहान का कंट्रोल हुआ करता था। तीसरा है यहाँ पे कन्नौज। उस समय कन्नौज वाला देख पा रहे हैं ना, मतलब ये उपजाऊपन वाला क्षेत्र, गंगा, ठीक है, गंगेटिक एरिया वाला जो क्षेत्र है, यहाँ का शासक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गढ़वाल वंश का शासक यहाँ पे जयचंद हुआ करता था। बिल्कुल सब्र बना के रखिए, अभी मैं सारी की सारी चीज़ों को आपको क्लियर करूँगा। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद ऐसे पढ़ा दूंगा, फिर ठीक है, आपको फिर से दोबारा आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। पूरा पूरा क्रिस्टल क्लियर इमेज बन के आएगा आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे कलचुरू, मैंने कलचुरी चेदी, इधर उड़ीसा की तरफ यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कलचुरी है यहाँ पे, चेदी है। उसके बाद यहाँ पे बुंदेलखंड, वर्तमान में जो बुंदेलखंड है, चंदेल है यहाँ पे, लगभग ये मध्य प्रदेश के एरिया में, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के एरिया की तरफ। वहीं जो नाम आप लोगों ने सुना होगा केन, बेतवा, ठीक है, जिसको जोड़ने की बात की जा रही है, उसी के बीच का एरिया। इसके अलावा यहाँ पे बंगाल में पाल और सेन वंश, बंगाल में इधर मान लीजिए पाल और सेन वंश। अब थोड़ा सा इनकी हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे चल क्या रहा है। देखिए गुजरात का जो चालुक्य वंश था, ठीक है, इसकी सीमा बिल्कुल इस पृथ्वीराज चौहान की सीमा से मिलती थी। पृथ्वीराज चौहान ने इस, ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान ने इस चालुक्यों को यहाँ पे हरा दिया था। यहीं का एक शासक होगा भीम द्वितीय करके, उसको निपटा दिया था। पृथ्वीराज चौहान अगर देखा जाए उस समय तो सबसे मजबूत शासक के रूप में मौजूद था, लेकिन इसने अपनी मजबूती का फायदा कहीं न कहीं अपने शासकों को एकजुट करने में नहीं निभाया, बल्कि अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए उसका उपयोग किया। और यही कारण है कि पृथ्वीराज चौहान के बहुत सारे धीरे 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 दुश्मन भी बनते चले गए। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस हर बात कर हम लोग दिल्ली अजमेर चौहान को देख लिया, गुजरात का चालुक्य वंश को यहाँ पे देख लिया। इसके अलावा जो जयचंद की हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी कोई दूध का धुला नहीं था, इतना बड़ा क्षेत्र था, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो फरीदाबाद वाला एरिया है, वही सब एरिया था। ये भी चाह रहा था कि कमजोरों को दबा देने, और उस समय कमजोर जो शासक था सब, ठीक है, कलचुरी का चेदी वंश था, बहुत पहले का था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अब ये अंतिम सांसें सब गिन रहा है, चेदियों को निपटाना चाह रहा है। इधर ध्यान रखिएगा बंगाल और में, ठीक है, बंगाल में पाल और सेन वंश था, एक समय हुआ करता था लगभग 8वीं 9वीं शताब्दी में। कितने बड़ा ये लोग, ठीक है, समृद्ध शासक हुआ करता था। लेकिन अभी तक इनकी भी समझिए कि सांस एकदम लटकी पड़ी, अपनी अंतिम अवस्था में मौजूद है। तो कन्नौज वाला भी चाह रहा है कि सबको इधर निपटा के भाई हम अपने अंडरग्राउंड कर लें, और बच जाएगा यहाँ पे बुंदेलखंड, ठीक है, चंदेल वाला जो इलाका है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेचारा बीच में है, ये चाह रहा है, पृथ्वीराज चौहान भी चाह रहा है, यहाँ पे चालुक्य भी सब चाह रहा है, इधर कन्नौज भी चाह रहा है कि इसको भी हम लोग, ठीक है, अपने अंडर कंट्रोल में कर ले। तो देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आपसी एकजुटता का पूरी तरीके से आपको अभाव दिखाई देगा। कोई ऐसा, ठीक है, केंद्रीय शक्ति का अभाव नहीं है, खासकर उस हर्षवर्धन के जैसा, जिसके वजह से उत्तर भारत में इस सीमा को कम से कम एक मजबूतीकरण को यहाँ पे प्रदान कर सकें।
और इसी का फायदा देखिए सबसे अधिक जो उठाएगा यही मोहम्मद गोरी के द्वारा उठाया जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो अटैक का जो उसका ठीक है मार्ग है, बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है किस रास्ते से अटैक कर रहा है। तो खैबर दर्रा से तो कर ही रहा है, गोमल दर्रा से भी कर रहा है। ध्यान रखिएगा गोमल दर्रा ये नीचे का जो क्षेत्र है ना, यहीं पे आपको गोमल दर्रा मिल जाएगा, और ऊपर जो क्षेत्र है यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक खैबर दर्रा का क्षेत्र है। अब देखिए यहाँ पे भारत पर इसका जो प्रमुख आक्रमण है बारी बारी से हम लोग देखते चलते हैं। प्रथम आक्रमण कर रहा है 1175 में, यही ये मुल्तान में करेगा और लाहौर और सिंध में एक ही साथ इन तीनों क्षेत्रों को निपटाने का प्रयास करेगा, और इसमें काफ़ी हद तक ये सफल भी होगा। इसीलिए इसको मुस्लिम लीग शक्ति का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, क्योंकि अभी तक देखिए लगभग 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में अटैक किया गया था, उससे भी भारत में एक अस्थायी शक्ति का विकास यहाँ पे नहीं हो पाया। आगे चल के महमूद गजनवी के द्वारा देखिए यहाँ पे 1027 ईस्वी में पुनः आक्रमण किया गया था, उसके बाद भी भारत में अस्थायी साम्राज्य का विकास नहीं हो पाया। लेकिन अब यहाँ पे 1175 में जब यहाँ पे ध्यान रखिएगा पहली बार जब यहाँ पे मोहम्मद गोरी जब भारत में अटैक करेगा, तो इसी को बोला जाता है कि यही एक वास्तविक संस्थापक, क्योंकि इसने आमूल चूक परिवर्तन किया, खासकर भारत के उस राजनीतिक व्यवस्था में, भारत के उस इतिहास में कैसे किया देखते हैं हम लोग। तो प्रथम आक्रमण कर रहा है देखिए गोमल दर्रे से होके डेरा इस्माइल खां होते, पाकिस्तान में एक जगह है, उसमें बड़ा ही फेमस मार्ग हुआ करता था, डेरा इस्माइल खां होते सिंध ही पहुंचने लगता है। उस समय प्रचलित मार्ग यहाँ पे हुआ करती थी, और वो उसी समय देखिए यहाँ पे पंजाब में जिसकी राजधानी लाहौर हुआ करती थी, उसी लाहौर में बैठा हुआ है वहाँ का शासक खुसरो मलिक। ध्यान रखिएगा खुसरो मलिक। तो ऐसा माना जाता है कि खुसरो मलिक ने पहला आक्रमण को किसी तरीके से उसको बहुत सारा धन दौलत दे के उसको तो मना लिया, ठीक है, मतलब गोरी को मना लिया कि देखो मान जाओ, और इस और माना जाता है कि ठीक है अपने पुत्र को बंधक तक ठीक है बनवा दिया था अपनी जान को बचाने के लिए। तो खैर ये उतने हमें लंबे चौड़े ठीक है नहीं जाना है कि क्या हुआ नहीं हुआ। फाइनली खुसरो मलिक को पराजित कर दिया, और इसका जो क्षेत्र था ऊपरी और निचले भाग को पूरी तरीके से यहाँ पे जीत लिया। उसी तरीके से मुल्तान में देखिए करम जो माथियाँ थी, ठीक है, मैंने करमाथी एक जाति थी वहाँ की, ठीक है, उन जातियों का शासन था, इन लोगों को भी वहाँ पे पराजित कर दिया। और ठीक है, और ध्यान रखिएगा, और जो सिंध का जो क्षेत्र था, सिंध में जहाँ पे सिया मुस्लिम लोग रहते थे उनको भी ठीक है उतनी बड़ी शक्ति के रूप में लोग मौजूद नहीं था, सिया मुसलमान था, ठीक है, तो उनको भी वो निपटा दिया। अब निपटाते हुए अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भारत के उत्तर पश्चिम सीमाओं पर लगभग वहाँ पे बहुत हद तक उसका कंट्रोल हो गया। अब दूसरा जो निशाना बनाएगा वो बनाएगा ठीक है गुजरात में, अर्थात चालुक्यों को बनाएगा, अर्थात दूसरा आक्रमण देखिए 1178 में होगा। इंस्टेंट देखिए यहाँ पे हो रहा है 1178 में हो रहा है, और यहाँ पे आपको ठीक है कुछ भारत की वीरांगनाओं से जान पहचान होगा। तो गुजरात की उस समय राजधानी थी पाटन, ठीक है, पाटन, उस समय पाटन को अल्हिड़वारा या फिर नाहर वाला भी बोला जाता है। एग्जाम में कितने बार ठीक है पाटन की जगह ये सारे ऑप्शन दे देगा तो आपको लगेगा कि हम तो पढ़े ही नहीं है, तो अल्हिड़वाड़ा ठीक है, या फिर इसको नाहर वाला भी बोला जाता है। देखिए उस समय क्या हुआ, तो सिंध और मुल्तान पर उसने विजय कर लिया। अब उसको लगा कि अब भारत के लिए एक तरीके से ठीक है एक आयरन गेट जो था मेरे लिए खुल ही गया। अब उसने पुनः गुजरात पर आक्रमण कर दिया, और उस समय गुजरात पर जो शासन था यही चालुक्यों का था, इस सोलंकी वंश के शासक को था, ठीक है। और उस समय जो शासक था मूलराज द्वितीय, जिसे भीम द्वितीय भी कहा जाता है। अब ऐसा माना जाता है कि मूलराज जो द्वितीय का भाई था भीम द्वितीय, लेकिन जितनी बुक उतनी सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है। फाइनली यहाँ पे ठीक है मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूँ ठीक है कि आपको जब एग्जाम में आए तो किसी में से कोई ऑप्शन एक ही देगा, या तो मूलराज द्वितीय देगा या भीम द्वितीय देगा, ठीक है। अगर दोनों दें तो आप भीम द्वितीय को करेक्ट ठीक है आंसर लगाइएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मूलराज द्वितीय को ऐसा माना गया कि मूलराज द्वितीय कहीं भाई था भीम द्वितीय, लेकिन बहुत सारे बुक में क्या दिया है कि मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय एक ही है। खैर यहाँ पे इस में नहीं फंसना है, आपको मैंने बता दिया। इसी की ठीक है एक बच्चा था ये, ठीक है, तो बच्चा था ये, ठीक है, इसके जो फादर थे मर गए थे, तो इसकी जो विधवा जो साहसी जो माँ थी यही है नायिका देवी, इसकी संरक्षक के रूप में ठीक है रह रही थी। पहले होता था ना मतलब राजगद्दी पे तो बेटा ही बैठेगा जब बेटा है, लेकिन अगर कोई योग्य व्यक्ति नहीं है
तो ठीक है, कोई ना कोई रिश्तेदार अपने लोग रहते थे। जैसे कि आपको याद होगा जैसे अकबर जब गद्दी पे बैठा तो कैसे उसकी धाई माँ थी, ठीक है, इसके अलावा बैरम खान था। वैसे ही समझिए कि ये तो खुद की इसकी माँ है नायिका देवी। अब यहीं पे उसको लगा कि भाई आ रहे हैं, छोटा सा शासक है मोहम्मद गोरी को लगा कि भाई इन लोगों को निपटा देंगे। लेकिन इन लोगों ने बड़ी वीरता पूर्वक मोहम्मद गोरी का सामना किया और आबू पर्वत के निकट एक जगह का नाम है कयादरा नामक स्थान पे मोहम्मद गोरी को, ध्यान रखिएगा, मुंह की खानी पड़ी, अर्थात गोरी की भारत में पहली पराजय। अब ये वही गोरी है कि अपनी पराजय को किस प्रकार से, ठीक है, सफलता में बदलना है। इस गोरी की लाइफ से सीखना चाहिए, ठीक है। इस तरह की चीज़ों को देखिए, बार बार इंसान जब आदमी असफल होता है ना तो उसको लगता है कि अब मेरे बस की बात की नहीं है। लेकिन गोरी, यही आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा लड़ाकू किस्म का एक दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति था, जो अपनी असफलताओं को सफलता में किस तरीके से बदलना है उसको ये चीज़ बखूबी आता था। चाहे वो साम दंड भेंट किसी तरह का नीति को अपना के, डजेंट मैटर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि भारतीय नरेशों में भीम द्वितीय, यही जो प्रथम शासक था जिसके द्वारा मोहम्मद गोरी को पराजित किया गया, एग्जाम में पूछ देगा किस शासक के द्वारा मोहम्मद गोरी को प्रथम बार, ठीक है, पराजित किया गया, तो भीम द्वितीय। और इसमें जो माँ है, ठीक है, इसकी जो माँ है नायिका देवी, ठीक है, खासकर गुजरात की अलिलवाड़ा माँ के नाम से जाना जाती है, ठीक है। बहुत ही आप कह सकते हैं कि इसी के नेतृत्व में मोहम्मद गोरी को यहाँ पे पराजित किया गया। उम्मीद है कि इतना आप लोगों को ध्यान होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। मूल राज जब द्वितीय से पराजित हुआ तो उसको लगा कि हमें अब आक्रमण का मार्ग बदलना चाहिए, क्योंकि भारत की स्थिति यहाँ पे ये है, गुजरात इधर है, अजमेर दिल्ली वाला इलाका है। अब तो यहाँ तो अटैक कर लिया, अब इस चीज़ को आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से इधर अटैक कर दिया, अब इसको लगा कि नहीं, अब ये वाला मार्ग से हमें दिल्ली की तरफ हमें आना है, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र था बिल्कुल ऊपर तो ऑलरेडी वो जीत ही चुका था। इसीलिए अब अपना आक्रमणकारी जो मार्ग है उसको ये चेंज करने का प्रयास करेगा। और यही ये समय है पंजाब के मार्ग से होते हुए 1179 के आसपास। ये टाइम पीरियड याद नहीं करना है, जो टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा। बस ये आपको लगना चाहिए कि बिल्कुल एक, ठीक है, फिल्म की तरह, कहानी की तरह चल रहा है। तो पंजाब के मार्ग से होते हुए आओगे और वहाँ पे पेशावर में सबसे पहले अटैक करेगा। पंजाब के शासक के चूंकि अधीन था, ध्यान रखिएगा, और पंजाब के शासक की राजधानी लाहौर थी, और लाहौर का शासक कौन था, ध्यान रखिएगा, खुसरो था, खुसरो मलिक था। वहाँ पे अधिकार कर लिया। अब देखिए 1186 में खुसरो को अंतिम बार यहाँ पे पराजित कर दिया। अब खुसरो को लेकर लंबी चौड़ी कहानी है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ नहीं जाना है हमको। कुल मिला के बस आप ये समझिए कि 1186 के आसपास खुसरो को पराजित करके अब उसके पूरे जो पंजाब के क्षेत्रों में पूरी तरीके से अपना, ठीक है, कंट्रोल किया, उसको ऑक्युपाई कर लिया, पंजाब पे अधिकार कर लिया। और अब पंजाब से सटे या फिर पंजाब में ही एक जगह है, ध्यान रखिएगा, भटिंडा, वहीं पे एक दुर्ग था ताबर हिंद दुर्ग, ध्यान रखिएगा, ताबर हिंद दुर्ग। और उस ताबर हिंद दुर्ग में 1189 पे ये अधिकार कर लेगा। और वहाँ पे अधिकार ही नहीं करेगा बल्कि एक अपने व्यक्ति मलिक जियाउद्दीन तुर्की को वहाँ पे नियुक्त कर देगा। तो यहाँ पे दे देगा कि भटिंडा का, ठीक है, जो दुर्ग था उस दुर्ग का, ठीक है, किसको अधिकारी बनाया हुआ था, तो याद रखिएगा मलिक जियाउद्दीन तुर्की। अब यहाँ से आप इस चीज़ को समझना है कि बिल्कुल देखिए, अब मलिक जियाउद्दीन तुर्की पंजाब के क्षेत्रों तक आ गया। पंजाब के बाद यहाँ पे हरियाणा, और हरियाणा के बाद दिल्ली। अब उसकी जो सीमाएं थी, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ही अब यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान के सीमा से यहाँ पे लग रही थी। अब आप लोग बिल्कुल नज़दीक है उस तराइन के युद्ध तक, या फिर पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी के बीच का, ठीक है, जो भी घटनाक्रम हुआ है। अब 1191 में यही होगा। देखिए कंटिन्यू रूप से यहाँ पे चल रहा है। और 1189 के बाद 1191 में अब यहीं पे तराइन का युद्ध होगा। लेकिन इस तराइन के युद्ध को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग पृथ्वीराज चौहान को जान लेते हैं, क्योंकि ये पोर्शन है, देखिए, ठीक है, जो पूर्व मध्यकाल का जो क्षेत्र है, मतलब किस तरीके से चौहान वंश का उदय होगा उसको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। लेकिन चूंकि मैं इस टॉपिक को करा रहा हूँ और मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का क्यूरी आपके मन में आए, तो थोड़ा पृथ्वीराज चौहान से संबंधित जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पृथ्वीराज चौहान जो आप, ठीक है, बेसिकली आप लोग जानते हैं, वो पृथ्वीराज चौहान नहीं बल्कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, ध्यान रखिएगा। उनको राय पिथौरा भी बोला जाता है, क्योंकि राय पिथौरा एक बहुत बड़ा दुर्ग हुआ करता था और उनका, ठीक है, उस पर कंट्रोल हुआ करता था।
अब इस पृथ्वीराज चौहान के बारे में देखिए, जितनी मुंह उतनी बातें मैं यही कहूँगा। राजस्थान के चूँकि ठीक है बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे उनकी वीर गाथा को अलग तरीके से सुनाया जाता है। लेकिन सच्चाई यही है, ठीक है, कि ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, इसमें कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। और ख़ासकर जिस चीज़ के बारे में इतिहास में स्रोतों का अभाव है, उस ठीक है उस चीज़ को लेकर तो आप बिल्कुल ही ठीक है एक तरीके से कह सकते हैं कि एक रिजिड वे में आप किसी चीज़ को यहाँ पे बोल नहीं सकते हैं। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान के बारे में जितनी भी कहानियाँ बचपन से आप लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, डजेंट मैटर सही है गलत है, वो मायने नहीं रख रहा है। मायने रख रहा है कि आपके एग्जाम में क्या ठीक है आ रहा है, और पृथ्वीराज चौहान से संबंधित आ रहा है तो उसको आप किस तरीके से डील कर रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं। ये प्रीलिम से लेके मैं मेंस तक यहाँ पे बात कर रहा हूँ। उम्मीद है इतना आप लोग क्लियर हो गया होगा, क्योंकि साक्ष्यों का अभाव है। ध्यान रखिएगा पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूरा ठीक है क्या कहानी है उनका, क्या है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 11 वर्ष की यहाँ पे अल्पायु में ये शासक बने। इनकी पिता की यहाँ पे मृत्यु हो गई, और इनकी भी संरक्षिका, ध्यान रखिएगा, इनकी जो माँ थी कर्पूरी देवी, ये कर्पूरी देवी कोई ऐरे गहरे घर की नहीं थी, बल्कि दिल्ली के शासक यहाँ पे अनंगपाल तोमर, ये वही अनंगपाल तोमर है जिन्होंने दिल्ली की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, प्रश्न दो तरीके से पूछता है कि दिल्ली की सर्वप्रथम स्थापना किसने की, तो तोमरों के द्वारा, अनंगपाल के द्वारा किया गया। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया किसके द्वारा किया गया, तो फिर वो आ जाएगा ठीक है मोहम्मद गोरी का ही जो दास होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, अभी थोड़ी देर में हम लोग जानेंगे। तो कन्फ्यूजन नहीं करना है आप लोगों को दोनों में। यही थे दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल तोमर, ये नाना थे। तो नाना थे, बूढ़े हो चुके थे, ध्यान रखिएगा ठीक है। तो इन्होंने दिल्ली के क्षेत्र को और अजमेर का जो ठीक है दिल्ली और अजमेर का जो क्षेत्र था पूरा इनको गिफ्टिंग कर दिया, अर्थात पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अपनी बेटी को दे दिया। होता था ना इसे गिफ्ट कर देना, तो इसीलिए इतने बड़े क्षेत्र का जो शासक हैं खुद ठीक है पृथ्वीराज चौहान बन गए। और यहीं पर राय पिथौरा किला है, इसीलिए पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी यहाँ पे बोला जाता है इनको, ठीक है। अब पृथ्वीराज चौहान ज्यों ज्यों बड़े होते गए तो उनके अंदर एक सिकंदर बनने की चाह थी कि हमें पूरे विश्व विजेता बनना है, और इसीलिए उन्होंने ठीक है उल पुंगल की उपाधि ली, अर्थात हमें विश्व विजेता करना है। और विश्व विजेता करने के लिए आपको ध्यान रखना है ठीक है कि सबसे पहले आपको अपने ही क्षेत्रों को जीतना होगा, उसके बाद से ही आपको बाहर निकलना होगा। इसी चीज़ को आपको समझना है। जैसे सिकंदर की बात करें, उस यूनान के उस मेसोडेनिया से छोटे से जगह से सिकंदर अगर निकला तो पहले आसपास के क्षेत्रों को ठीक है अपने अंडर कंट्रोल में करते हुए फिर वो ठीक है दूसरे महाद्वीपों की ओर निकला। ठीक वैसे ही यहाँ पे अब यहाँ आपको समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। अब दिग्विजय का पूरी की पूरी इन पे ठीक है भूत सवार हो गया कि हमको हर हाल में अपना साम्राज्य का विस्तार करना है, पूरे दुनिया पे अपना ठीक है शासन प्रशासन को चलाना है। और इसी के तहत इन्होंने अपने जो भी अड़ोस पड़ोस का जो क्षेत्र था, इन शासकों से इन्होंने युद्ध किया, कुछ शासकों को हराया भी और अपनी अधीनता को स्वीकार करवाया। अब इस चीज़ को आप लोग ध्यान से यहाँ पे समझते चलिए, सुनते चलिए। 1177 में इन्होंने गुजरात के शासक जो भीम द्वितीय था, यही जो भीम द्वितीय था जो कभी आपको याद होगा कि उस मोहम्मद गोरी को हराया था, इस भीम द्वितीय को भी ठीक है यहाँ पे हराया। गुजरात का जो चालुक्य सोलंकी वंश का शासक था। 1178 में अपने चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह को यहाँ पे गुड़गांव के युद्ध में ठीक है पूरी तरीके से दबा दिया, पराजित कर दिया। अब यहाँ पे आपको समझना है कि देखिए अपने आसपास के क्षेत्रों को ये जीतते हुए अगर पृथ्वीराज चौहान अगर ठीक है पूरी तरीके से अगर बाहर आ रहे हैं तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, ठीक है। तो 1182 में देखिए सतलज के क्षेत्रों में, वहीं जो सतलज नदी का क्षेत्र है वहाँ से भंडानक जाति का इसके द्वारा यहाँ पे दमन किया गया। क्यों? क्योंकि भंडानक जो जाति थी धीरे धीरे वो ठीक है गंगा के मैदानी इलाकों में वो लोग अपना पूरा का पूरा वो लोग आके बसना चाह रहा था। लूट पार मचाने वाला ठीक है मतलब मचाने वाला लोग था, तो इनको भी देखिए निपटा दिया। 1182 में देखिए यहीं पे चंदेल जो शासक होगा परमार्दी देव, उसको भी पराजित किया। मैंने बताया था सीमा लड़ रहा था, उधर इधर ध्यान रखिएगा, इधर ठीक है अजमेर दिल्ली, नीचे इधर चालुक्य, और यहीं पे चंदेल, यहीं पे ऊपर हो जाएगा यहाँ पे कन्नौज का क्षेत्र, यहीं पे हो जाएगा चेदी का क्षेत्र। थोड़ा सा मैं इधर हो जा रहा हूँ, चेदी के जस्ट इधर हो जाएगा यहाँ पे बंगाल का पाल वंश, सेन वंश। तो पूरा का पूरा इस चीज़ को आप समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से देखिए यहाँ पे अपने साम्राज्यवादी विस्तार नीति के माध्यम से एक दूसरे को लोग ठीक है निपटाते जा रहा है। इसी लड़ाई में इनका जो सेनापति था ठीक है ध्यान रखिएगा, चंदेल शासक परमार्दी देव का सेनापति, बड़ा ही फेमस नाम है, पूछा जाता है, अल्लाह उदल की मृत्यु हो गई।
अभी वर्तमान में अल्लाह उदल को लेकर आप लोगों ने ठीक है एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार उनका जो गाने का जो पैटर्न है, ठीक है, ये लोग अल्लाह उदल के स्टाइल में गाने गाते हैं, वीरता की भावनाओं से ये लोग दिखा के ठीक है उस चीज़ को मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। कई सारे आज वर्तमान में जो भी बड़े बड़े जो लीजेंड लोग हुए हैं, क्रिकेटर हुए हैं, उनके भी जीवनी में बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको सुनेंगे अल्लाह उदल सिंपल, ठीक है, यूट्यूब में सर्च मार देंगे तो काफ़ी आपको गाना मिल जाएगा। और दूसरा यहाँ पे कन्नौज के शासक, अब किस कन्नौज के शासक को लेकर बहुत अधिक कंट्रोवर्सी है, जो सबसे बड़ी ठीक है आप कह सकते हैं कि बहुत लोगों को कमेंट भी आ सकता है, लेकिन यहाँ तो मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे इतिहासकारों के द्वारा यहाँ पे बोला गया है कि कन्नौज की जो शासक थी, ठीक है, जयचंद, ध्यान रखिएगा, जयचंद मतलब गढ़वाल वंश की, उसी की पुत्री थी संयोगिता। उसी का जब स्वयंवर हो रहा था तो उस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, ठीक है, संयोगिता का अपहरण करके यहाँ ले लिया गया। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि संयोगिता ने, ठीक है, खुद ही पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण दिया हुआ था, क्योंकि संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से, ठीक है, प्रेम करती थी। अब यहाँ पे उस, ठीक है, चपड़े में हमें नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ लाने का मेरे, ठीक है, मतलब है कि आगे चल के जब मोहम्मद गोरी से जब युद्ध होगा तो वहाँ पे एक चीज़ आएगा कि जयचंद ने साथ क्यों नहीं दिया। और दूसरा तरफ ये भी इतिहासकारों के द्वारा आरोप प्रत्यय के दौर लगाया जाता है कि यहाँ पे जब संयोगिता का जब अपहरण कर लिएगा पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, तो ये जो जयचंद था इसी को, ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं ना, देशद्रोही के तौर पे यहाँ पे बोला जाता है, क्योंकि माना जाता है कि अपना बदला लेने के लिए किसी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था हर हाल में। क्योंकि उस समय पृथ्वीराज चौहान की ख्याति बढ़ रही थी, साम्राज्य विस्तार बढ़ रहा था, तो कन्नौज का जो शासक था जयचंद हर हाल में उसको रोकना चाह रहा था, और उसको एक बड़ा मौका मिल गया जब उसकी बेटी को भगा के ले गया, ध्यान रखिएगा। तो माना जाता है कि जयचंद ने ही अपने कुछ दूतों को भेज के मोहम्मद गोरी को बुलवाया, सीधी सी बात है। लेकिन खैर हमें उस चपड़े में हमें नहीं पड़ना है, अलग जितनी जितनी बातें उतनी उतनी यहाँ पे कहानियाँ हैं। फाइनली जयचंद भी, ठीक है, मोहम्मद गोरी के द्वारा ही यहाँ पे मारा जाएगा। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि कितना सही है कितना गलत है, ठीक है, क्योंकि आप ह्यूमैनिटी का विषय पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर फिर आरोप प्रत्यय का दौर लगा रहेगा तो फिर ह्यूमैनिटी का मज़ा ही खत्म हो जाएगा। कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, इस चीज़ को आपको इस ह्यूमैनिटी के साथ, ठीक है, लेके चलेंगे तभी जाके इसका, ठीक है, आप मज़ा ले पाएंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान में कह रहा है कि गजनी माने अफगानिस्तान के शासक का, अब देखिए यहाँ पे मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में यहाँ पे खतरा आरंभ हो गया। क्योंकि अब यहाँ पे समझना है आपको, फिर से मैं वापस लिंक कर रहा हूँ कि उस भटिंडा के किले तक, पृथ्वीराज चौहान की सीमाओं तक वो गजनी यहाँ पे आ चुका था। अब पृथ्वीराज चौहान को लगा कि भाई ये तो मेरे लिए खतरा पैदा कर देगा। इसी क्रम में यहाँ पे देख पा रहे हैं गोरी का एक ही लक्ष्य था, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की यहाँ पे स्थापना करना। अब वो कर ही रहा था, लगभग पंजाब के क्षेत्रों तक यहाँ पे आ ही चुका था। और इसका जो दरबारी कवि था, ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान का बहुत फेमस नाम है चंद बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो, ठीक है, लिखा गया है। लेकिन समस्या है क्या है कि देखिए दरबारी कवि है ना, अब जितना भी दरबारी कवि हुए हैं, जैसे कि वाण भट्ट को ले लीजिए, ठीक है, कल्हड़ को ले लीजिए, जितना भी मतलब दरबारी कवि यहाँ पे हुआ है, उन दरबारी कवियों को इतिहासकार थोड़ा सा शक की निगाह से देखते हैं। क्योंकि जो भी दरबारी कवि रहा है थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखेगा ही लिखेगा। जैसे कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम हरिसेन था, ठीक है, हर्षवर्धन का, ठीक है, दरबारी कवि था वाण भट्ट था। तो आपको समझना है थोड़ा, आपको, ठीक है, एनालिटिकल अप्रोच लेके चलना है। क्योंकि मेंस वगैरह में जब इस तरह की चीज़ों को आता है तो थोड़ा बहुत, ठीक है, आपको न्यूट्रल वे में इसको एनालिसिस करना होता है। तो चंद बरदाई में, ठीक है, पृथ्वीराज रासो में, ठीक है, बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया है। मैंने काफ़ी इसको बोल सकते हैं कि बढ़ा चढ़ा के भी इसमें बहुत सारी बातों को शामिल किया गया है। अब आइए बात करते हैं तराइन का युद्ध 1191 में। तो 1189-88 में देखिए बस वो आ गया है, बिल्कुल भटिंडा के आसपास उस किले पे कंट्रोल कर लिया है। अब यहीं से आपको समझना है इस तराइन के पहला युद्ध को। तो तराइन का जो पहला युद्ध हो रहा है मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच हो रहा है। क्योंकि पंजाब को जीतने के बाद गोरी की सीमाएं अब दिल्ली और अजमेर के शासक जो था पृथ्वीराज चौहान तृतीय के राज्य की सीमाओं से मिलने लगी। इसीलिए 1189 में, ध्यान रखिएगा, जो ताबरहिंड भटिंडा में दुर्ग पर अधिकार किया था, जिसको मलिक जियाउद्दीन तुर्की को यहाँ पर नियुक्त किया गया था। फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मलिक जियाउद्दीन तुर्की को नियुक्त किया गया था। यहीं से प्रक्रिया यहाँ पे शुरू होती है। अब बिल्कुल सीमा ध्यान रखिएगा, एक तरफ यहाँ पे दिल्ली का है, एक तरफ यहाँ पे पंजाब और हरियाणा का सीमा बिल्कुल यहाँ पे टच कर रहा है।
अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। पृथ्वीराज चौहान को लगा कि भाई अब तो भाई आ गया, एक विदेशी शक्ति हमारे घर में घुस आया, देशियों को तो मैंने निपटा दिया लेकिन विदेशी अब घुस आया है। तो पृथ्वीराज चौहान को यहीं से ध्यान रखिएगा, खतरा महसूस हुआ और विशाल सेना के साथ भटिंडा को जीतने के लिए, यहीं है दिल्ली, देख पा रहे हैं ना, ये वाला जो क्षेत्र था, जीतने के लिए निकल पड़े, भटिंडा की तरफ निकल पड़े। और भटिंडा की तरफ जाएंगे तो बीच में हरियाणा का क्षेत्र आएगा और उसी हरियाणा के क्षेत्रों में ध्यान रखिएगा एक जगह का नाम आएगा जिसको बोलते हैं तराइन। तो 1191 ईस्वी में, चूंकि अब इधर से ये लेके निकले, मोहम्मद गौरी को जैसे पता चला वो भी अपनी विशाल सेना के साथ यहाँ पे आ पड़ा। तो बीच में जहाँ पे मुठभेड़ हुआ, ध्यान रखिएगा भटिंडा के निकट ही तराइन का प्रथम युद्ध। अब देखिए जितना भी युद्ध हुआ है ना, महाभारत से लेके, ठीक है, महाभारत से लेके कुरुक्षेत्र, मैंने कुरुक्षेत्र कह लीजिए, तराइन का युद्ध कह लीजिए, ऐसे जो निर्णायक जो युद्ध हुआ है आप देखेंगे तो लगभग उसी हरियाणा के क्षेत्रों में हुआ है। ये यूपीएससी के, ठीक है, मेंस का प्रश्न है कि तराइन का जो युद्ध है, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं कि जो कुरुक्षेत्र वाला जो एरिया है, सारे युद्ध वहीं पे यहाँ पे क्यों हुआ है। तो समझना है आपको, ये जो इलाका है बिल्कुल यहाँ पे बहुत बड़ा मैदानी इलाका है। आज यहाँ वर्तमान में गेहूं वगैरह बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे होता है। अगर हम लोग बात करें रोड की तो बिल्कुल NH रोड के पास आपको NH, ठीक है, 44 बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा, NH 44। तराइन किसके किसके बीच है, ठीक है, तो एक तो हो जाएगा यहाँ पे कुरुक्षेत्र का, कुरुक्षेत्र के साथ साथ एक हो जाएगा करनाल का क्षेत्र, ठीक है। करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच का जो एरिया है यही है तराइन। और बिल्कुल NH 44 जो रोड गया हुआ है उसी रोड के, ठीक है, किनारे आपको ये बहुत बड़ा जो विशाल क्षेत्र है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहीं पे ज़बरदस्त तरीके से युद्ध हुआ और इस युद्ध में देखिए गौरी पराजित हो गया। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये है, ध्यान रखिएगा, ये जो एरिया है भटिंडा का एरिया है। ये जो रेड जो मार्क किया गया है भटिंडा का एरिया है। कारण बताया जाता है पृथ्वीराज चौहान इसमें विजित क्यों हुआ, क्योंकि राजपूत राजाओं ने, ठीक है, पहली बार उसकी सहायता की थी, लगभग जो भी राजपूत राजाओं थे। लेकिन इसमें जयचंद ने यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को सपोर्ट नहीं किया था और इसीलिए जयचंद को, ठीक है, वर्तमान में, ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है कि उसी ने मोहम्मद गौरी को बुलवाया था या फिर अपना बदला लेने के लिए सपोर्ट नहीं किया। लेकिन फाइनली जब यहाँ पे बात थी भारत की, इंडिया की जब बात की थी, ठीक है, तो सपोर्ट यहाँ पे, ठीक है, करना चाहिए था उसको, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जयचंद ने यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि उस समय कोई नेशनलिज्म का भाव नहीं था, राष्ट्रवाद का भाव नहीं था। जैसे अगर आज है, अगर कोई विदेशी शक्ति आ रही है तो सारा बिहार, यूपी, ठीक है, डजेंट मैटर, केरला, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सब लोग एकजुट हो जाएगा क्योंकि आज एक राष्ट्र की भावना है। लेकिन उस समय ऐसी कोई स्थितियां नहीं थी, ठीक है, थोड़ा सा आपको बता कर चलना है। तो यहीं पे आपको समझना है कि कन्नौज, ठीक है, जयचंद इस युद्ध से अपने को अलग रखा, बाकी बस पर्याप्त है। क्यों अलग रखा, अब मैंने सारी कहानी आपको बता दिया पहले। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, भारत में अब हो रहा है कि गौरी की दूसरी पराजय, समझ रहे हैं। पहली पराजय तो खुद हुआ, चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने किया, दूसरी पराजय खुद मोहम्मद गौरी ने किया। और माना गया कि इस पराजय के बाद उसको पकड़ के ले गया, पृथ्वीराज चौहान के पास लाया गया। चंद बरदाई बोला भी कि भाई, ठीक है, जो उसका राज कवि था कि भाई इसको निपटा दो। लेकिन चूंकि पृथ्वीराज चौहान यही है कि भाई निहत्थों पे वार नहीं करते हैं, यही है राजपूत शासक, आन बान शान के लिए, ठीक है, मैंने किसी हद तक जा सकते हैं, निहत्थों पे वार नहीं करेंगे। और यहाँ पे उसको छोड़ दिया गया और पुनः देखिए मोहम्मद गौरी लहर लौट के गजनी अपने क्षेत्र में चला गया। इसीलिए बोला जाता है, देखिए, अब यहाँ से पृथ्वीराज तृतीय ने भटिंडा की ओर प्रस्थान किया। भटिंडा वहीं जो किला था, उस किले में जो मलिक जियादीन था, माना गया कई दिनों तक इसने भी पृथ्वीराज चौहान को रोक के रखा, लेकिन फाइनली मजबूर हो गया। किला था, ठीक है, रसद आपूर्ति रोक दीजिए, सब मर ही जाएगा, सब खाए बिना, तो इसको आत्मसमर्पण करना पड़ गया। तो अब पृथ्वीराज चौहान का जो साम्राज्य सीमा है, बिल्कुल देखिए पंजाब के सीमा तक यहाँ पे पहुँच गया। और यहाँ पे माना जाता है कि 18 युद्धों का जो सच है, ठीक है, कि माना गया कि 18 बार, ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ। तो इतिहासकार के द्वारा, ठीक है, ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है मुझे। ऐसा माना गया है कि अभी देखिए तराइन के प्रथम युद्ध से पहले 16 बार
छोटी मोटी लड़ाइयाँ मोहम्मद गौरी और वर्सेस्टी के पृथ्वीराज चौहान के बीच होती रही, ऐसा माना गया। ठीक है, इसको आप मिथक कह सकते हैं, माइथ्स कह सकते हैं, लेकिन कोई प्रमाण यहाँ पे नहीं मिलता है। और उन्हीं लड़ाइयों को ऐसा माना गया कि बार बार अटैक करता रहा, बार बार अटैक करता रहा। ध्यान रखिएगा, ठीक है, 17 बार अटैक किया लेकिन हार गया, और 18वां बार में यहाँ पे जीत गया। ठीक है, और एक ही बार में मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है, निपटा दिया गया, मार दिया गया। और 17 बार पृथ्वीराज चौहान जीत के भी मोहम्मद गौरी को, ठीक है, नहीं मारे। तो इस चीज़ को आपको समझना है, अलग अलग, ठीक है, इसका चलते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद है इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए बात करते हैं हम लोग तराइन का युद्ध। ठीक है, तराइन का युद्ध वही वाला है। ठीक है, अब तराइन का पहला युद्ध, सॉरी, इसको तो हम लोगों ने देख ही लिया था अभी। ठीक है, अभी लगता है कि डबल साइड बन गया है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बोलते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। अब तराइन का जो देखिए द्वितीय युद्ध, तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित होने के बाद 1191 में जो पराजित हुआ बेचारा लौट के गजनी लौट आया। और ऐसा लोग बोलते हैं कि देखिए यही है मुस्लिम शासक, बिल्कुल ही उसके आंख में, समझ रहे हैं ना, ब्लड निकल रहा था कि जब तक निपटा नहीं देंगे पृथ्वीराज चौहान को तब तक हार नहीं मानेंगे। खाना पीना तक छोड़ दिया था, लेकिन अपने आप को स्टेबलाइज किया। 1 वर्ष के अंदर ही अपनी सेना की तैयारी किया। यही है एनालिसिस करना। मैं बार बार बोलता हूँ, एक अटेम्प्ट अगर आपका फेल हो जाता है तो मत सोचिए कि पूरी दुनिया खत्म हो गई। फिर से प्रयास कीजिए, अंतिम प्रयास तक। ठीक है, अपना, ठीक है, जो भी है जज्बा है, ठीक है, अपने आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको लगा दीजिए। फाइनली अगर नहीं भी होता है तो ये मान के चलिए कि आपके लिए कुछ बड़ा रखा है इस दुनिया में। तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। देखिए इस चीज़ को लेकर, ठीक है, सीखिए। सबसे बड़ा जो चीज़ सीखने के लिए मिल रहा है अगर इस गजनी से, सॉरी, इस गोरी से, तो ये है, देखिए, ठीक है, अंतिम मरते दम तक आदमी को कभी हार नहीं मानना चाहिए। 1 वर्ष की तैयारी के दौरान देखिए विशाल सेना के साथ 1192 में पुनः उसी तराइन के जगह में आएगा। और ऐसा लोग, इतिहासकार लोग बोलते हैं कि जहाँ पे पहला तराइन के युद्ध में वो हारा हुआ था, जहाँ उसका शिविर लगा था, वहीं पे आके वहीं पे अपना, ठीक है, शिविर भी लगाएगा। और इसमें गोरी के 4 प्रमुख जो दास होंगे, ये दास आगे चल के भारत का इतिहास लिखेगा सब। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदौज था, कुबाचा था, और ये बख्तियार खिलजी। तो 2 से तो आप नाम परिचित हो गए, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और दूसरा है बख्तियार खिलजी जिसने बिहार और बंगाल को कहीं का नहीं छोड़ा। बाकी जो यालदौज भी है, कुबाचा भी है, ठीक है, इसको ऐबक ने संभाल लिया बहुत हद तक। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। यही है पृथ्वीराज की सेना का कमान की अगर हम लोग बात करें तो इसमें गोविंद राय, ये भी नाम पूछता रहता है, खांडे राय, और यहाँ पे बदमसा रावल। ये ठीक वैसे ही हुआ जैसे आगे चल के आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्लासी का युद्ध पढ़ा होगा कि किस तरीके से प्लासी का जब युद्ध होगा तो सिराजुद्दौला के जो अपने लोग ही धोखा दे देते हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज की जो सेना का जो कमान कर रहा था, इसमें कुछ लोग जाके मिल गए, मोहम्मद गौरी से मिल गए। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह, ठीक है, लगाता है, समझना है। तो इसमें अब कुल मिला के पृथ्वीराज चौहान इसमें पराजित हो गए। और भारत में पहली बार, देखिए, पहली बार भारत में अभी 2 आक्रमण हो चुका था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, महमूद गजनवी के नेतृत्व में, लेकिन पहली बार भारत में एक मुस्लिम शासन की स्थापना हो रही है। और यही शासन आगे चल के दिल्ली सल्तनत से लेके मुगल तक का पूरी तरीके से रास्ता तैयार कर देगा। इसमें कोई कहना, ठीक है, अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। कितना बड़ा ये परिवर्तन का, ठीक है, दौर है। तो ध्यान रखिएगा, 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गोरी। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ों को लिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में विभिन्न मत है। यह भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, चूँकि एग्जाम में कहीं कहीं दे देता है कि किसने क्या बोला। इसमें जो चंद बरदाई था, ठीक है, चंद बरदाई ने बोला कि, ठीक है, शब्दबेड़ी भाड़ का, ठीक है, उच्चारण किया गया है। चूँकि जब तराइन का जब द्वितीय युद्ध हुआ था तो उस तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जब हार गया तो उसको गजनी अपने साथ मोहम्मद गौरी के द्वारा ले जाया गया। और वहीं पे, ठीक है, एक जो खेल प्रतियोगिता होती है उसी पे ध्यान रखिएगा, उसी में ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि कुछ बाकियों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ से जाएगा जो चंद बरदाई है अपने यहाँ से, ठीक है, समझ रहे हैं ना, अजमेर से जाएगा वो, क्या बोलते हैं, गजनी जाएगा वहाँ पे, ठीक है, मतलब बिल्कुल वो लोग पहचान नहीं पाएगा। तो जाकर मिलेगा भी कुछ अपना, ठीक है, जो कोटेशन होता है जिसको आप बोल सकते हैं कोड वर्ड होता है, बोलने पे शब्दबेड़ी बाढ़ चढ़ाएगा। और उस शब्दबेड़ी बाढ़ से माना जाता है कि मोहम्मद गौरी की, ठीक है, मृत्यु हो गई। अब अलग अलग प्रमाण है,
और उसके बाद से उन दोनों को मार दिया गया साथ में, मतलब पृथ्वीराज चौहान को और चंदबरदाई को। तो ये है शब्दबेड़ी बाण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने ये मर गया कहाँ पे, मोहम्मद गोरी के पास। दूसरा है हसन निजामी, ये बोलेगा कि कुछ समय तक शासक उसके पुत्र को गद्दी पर बिठा दिया, उसको हटा के पृथ्वीराज, ठीक है, चौहान को गौरी के साथ अजमेर लाया गया और वहाँ पे माना गया कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की अधीनता तक स्वीकार कर ली। और इसका प्रमाण लोग बोलता है, ठीक है, कि कुछ सिक्का मिलता है वहाँ से, वहाँ पे, ठीक है, कुछ सिक्का मिलता है जिसमें एक तरफ गौरी का मतलब इमेज है और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान का इमेज है। तो ऐसा लोग बोलता है, ठीक है, अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन विद्रोह का यहाँ पे प्रयास किया। सोचिए कोई व्यक्ति अधीनता स्वीकार कर लेगा तो विद्रोह क्यों करेगा, ये भी अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो फाइनली उसको यहाँ पे मृत्युदंड दे दिया गया पृथ्वीराज चौहान को। तीसरा है यहाँ पे मिनहाजुस सिराज के अनुसार, ये बोलेगा कि जो मृत्यु है सरसरी में हो गया, वर्तमान में सिरसा जो हरियाणा का जो क्षेत्र है वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। तो 3 स्टेटमेंट आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी मैच करने के लिए यहाँ पे दे सकता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में, ठीक है, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। अब यहाँ पे मैंने बताया हुआ था कि लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि आखिर अगर जयचंद के द्वारा मोहम्मद गोरी को जब भारत में बुलाया गया था तो मोहम्मद गोरी जयचंद को क्यों मारेगा। दूसरा यहाँ पे, ठीक है, इसका आप कह सकते हैं कि लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि क्यों नहीं मारेगा। मोहम्मद गोरी को लगा कि जयचंद जब अपने भारतीय लोगों की, ठीक है, विश्वास का गला घोंट सकता है तो फिर हमारा वफादार कैसे बन सकता है, क्योंकि वहाँ पे वफादारी मुस्लिमों में दूसरे किस्म का होता था। खैर अलग अलग, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। अभी वर्तमान में जो लोग जिन जिन क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र को, अपने क्षेत्र को, ठीक है, सेव करने के मूड में रहते हैं या फिर ऊपर दिखाने के मूड में भी रहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो खैर मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध, एग्जाम में तो आपसे पूछेगा कि चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तो 1194 में ये हुआ। देखिए दोआब का क्षेत्र, चूंकि अब उस मोहम्मद गोरी का पंजाब से लेके दिल्ली अजमेर तक के क्षेत्रों पे कंट्रोल हो गया। अब नीचे आने का मतलब है कि अब दोआब का क्षेत्र, गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र था दोआब और कन्नौज, उसी एक तरीके से दोराहे पे खड़ा था। तो अब उसको लगा कि नहीं, कन्नौज को हमको निपटाना है। और वहीं पे देखेंगे तो कन्नौज और इटावा के बीच एक चंदावर नामक स्थान है, उसी स्थान पे युद्ध हुआ। इसमें माना गया कि जयचंद अपनी विशाल सेना को लेकर गया, ठीक है, हाथी में बैठा हुआ था, आंख में तीर लग गया, धम से गिर गया। जैसे गिरा तो उसके सैनिकों में भगदड़ मच गई। नहीं होता था ना, शासक मर गया तो समझिए खेल खत्म हो गया, कुछ यही हाल था। और फाइनली गिरा भी, पराजित भी हुआ और उसी को, ठीक है, जयचंद को उसी युद्ध में, चंदावर के युद्ध में इसको मार दिया गया। और समझ पा रहे हैं। अब पश्चिम का जो अभियान, अब यहीं से अब देखा, मोहम्मद गोरी को लगा कि भाई हमने बड़े बड़े शासकों को, इधर पृथ्वीराज चौहान को, इधर कन्नौज के एरिया को जीत ही लिया, मैंने लगभग उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा एरिया हमने जीत ही लिया। अब यहाँ पे वो अपने दासों के भरोसे छोड़ के चला जाएगा। अब उसका 2 दास हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक चंदेल शासक को पराजित करने निकल जाएगा, वो दिल्ली के आसपास ही रहेगा। दूसरा है बख्तियार खिलजी, जो निकल जाएगा बिहार और बंगाल के क्षेत्रों को, वहीं जाके, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को, विक्रमशिला विश्वविद्यालय वगैरह को सब जला देगा, बहुत नुकसान पहुंचाएगा सब, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये सब चलते रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। तो पश्चिम का अभियान वापस लौट गया इस चंदावर के युद्ध के बाद कि भारत में कोई बड़ी शक्ति है नहीं, हम जा रहे हैं पश्चिम की तरफ, अपना इतना बड़ा हमारा साम्राज्य हो गया है, काफ़ी धन दौलत आ गया है, अब पश्चिम का हम साम्राज्य विस्तार कर सकते हैं। और भारत में उसके दासों द्वारा क्षेत्रीय शक्तियों को पराजित किया गया और क्षेत्रीय शक्तियों को पराजित करने के क्रम में दासों ने भी, ठीक है, बिल्कुल गोरी जैसा ही रोल प्ले किया, इन छोटे छोटे शासकों को निपटाते गया सब। देखिए कितना बड़ा, ठीक है, चेंज हो रहा है भारत में, इस चेंज को आप समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान 1205 में, यहाँ पे ऐसा माना जाता है, ठीक है, पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध हुआ, चूँकि यहाँ पे गोरी की मृत्यु की अफवाह फैल चुकी थी कि भाई गोरी तो मर गया, निपट गया, अब इतना बड़ा जो उसका साम्राज्य था, ठीक है, अब धीरे धीरे अब खत्म हो जाएगा, कुछ होगा नहीं यहाँ पे। यहीं पे आप देखेंगे तो पंजाब के खोखर जाति के जो दो सरदार होते हैं, बड़ा फेमस नाम है बकन और सरका। क्या नाम है? बकन और सरका। इनको लगा कि भाई गोरी तो है नहीं, अब उसके सारे के सारे क्षेत्रों पे, लाहौर पे, मुल्तान पे, पेशावर पे हमारा अधिकार हो जाएगा
और यहाँ पे ये सब लगा उत्पात मचाने। धीरे 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 जैसे गोरी को पता चलेगा वो आएगा और झेलम और चिनाब नदी के बीच यहीं पे आके खोखरों को दमन भी करेगा। और खोखरों को दमन करने के क्रम में ध्यान रखिएगा मोहम्मद गोरी चला जाएगा, लाहौर पहुंच जाएगा। अब इसी लाहौर में मोहम्मद गोरी को माना जाता है रहेगा और यहीं पे जो उसका दास होगा, एक काफ़ी एक विश्वासजनक दास कह सकते हैं, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक इसको बोलेगा कि अब भाई लाहौर से दिल्ली दूर नहीं है, तुम दिल्ली जाओ। अपने दासों को माना जाता है, ठीक है, कि क्षेत्रों को बांट देता है कि तुम दिल्ली जाओ। वहीं बख्तियार खिलजी वगैरह को, ठीक है, बोल देगा कि तुम बंगाल बिहार की तरफ जाओ। और जो यालदौज है, कुबाजा है, उनको पश्चिम की तरफ ले जाने का प्रयास करेगा, ठीक है। लेकिन जब फाइनली जब मृत्यु हो जाएगी गोरी की, तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक और यालदौज, ठीक है, कुबाचा के बीच थोड़ा बहुत देखेंगे कि कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी देखने के लिए हमें मिलेगी, जो आपको दिल्ली सल्तनत में पूरे तरीके से मैं समझा दूंगा। तो अगला क्लास में मैं बख्तियार खिलजी का स्पेशल क्लास में दूंगा आप लोगों को, जिसमें किस प्रकार से उसने बिहार और बंगाल के क्षेत्रों को होते, ठीक है, तिब्बत के क्षेत्रों तक अपना अभियान जारी किया, उसको मैं सेपरेट बता दूंगा, क्योंकि यहाँ बताने का मतलब है कि फिर इस टॉपिक से भटक जाना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली जाने की यहाँ पे अनुमति मिल गई 15 मार्च। ध्यान रखिएगा, सॉरी ये 2006 नहीं है ना, थोड़ा सा, ठीक है, 15 मार्च 1996 है, ध्यान रखिएगा 15 मार्च, सॉरी क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, 15 मार्च, सॉरी 1206, ठीक है, 15 मार्च, ध्यान रखिएगा 1205 में किया अभियान, 15 मार्च 1206 को उसकी मृत्यु हो गई और उसकी कब्र को, ठीक है, वर्तमान में अफगानिस्तान में यहाँ पे दफनाया गया है। अब यही है, मैं बार बार बोलता हूँ, देखिए महमूद गजनवी का भी कब्र भी अफगानिस्तान में है, गोरी का भी कब्र अफगानिस्तान में, और कितने बार वहाँ के, ठीक है, जो तालिबानी जो नेता है, ठीक है, थोड़ा अपना कट्टरपंथी चेहरा दिखाने के लिए वो लोग जाता है, ठीक है, और ये लोग को, ठीक है, जो भी अपना, ठीक है, दिखाने की कोशिश भी करता है। तो आए दिन ये सब न्यूज में आते रहता है। अब आइए बात करते हैं हम लोग तुर्की आक्रमण के विरुद्ध राजपूत राजाओं के हार के कारण। ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके वजह से राजपूत शासक जो यहाँ पे हार गए, क्योंकि जितने भी हारे हैं सब तो राजपूत शासक ही थे। देख पा रहे राजनीतिक एकता की कमी एवं केंद्र शक्ति का अभाव, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई राजनीतिक एकता की कमी नहीं थी। पृथ्वीराज चौहान एक योग्य शासक हुआ करता था, लेकिन उसने भी आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू किया, अर्थात एक आपसी, सोचिए अगर इस उत्तर भारत में पूरा पूरा एक ऐसा शासक होता हर्षवर्धन टाइप का जो पूरा कंट्रोल करके रखता, तो मजाक नहीं था कि मोहम्मद गोरी आके यहाँ पे कंट्रोल कर लेता, लेकिन ऐसा तो नहीं था, केंद्र शक्ति का अभाव था। वर्ण एवं जाति व्यवस्था ये आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा, क्योंकि वर्ण एवं जाति की जो व्यवस्था ने सामाजिक दुर्बलता को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तीसरा है यहाँ पे राजपूतों में वंशानुगत श्रेष्ठता का भाव, कि हमेशा ही राजपूतों को लगता है कि भाई हम, ठीक है, ब्रह्मा के बाजुओं से निकले, भुजाओं से निकले हैं, पूरा पूरा जो समझ रहे हैं ना, मतलब जो पूरी तरीके से क्या बोलते हैं कि जो क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, राजपूतों में वंशानुगत श्रेष्ठता के भाव, मतलब वही है कि सेवा का भाव इन से नहीं कहेंगे, एक शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है इंस्टेंट, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको कि रक्षा का भाव, ठीक है, कि सारा का सारा जो रक्षा का जो भाव है हमारे ऊपर ही है, हम ही भाई रक्षा कर सकते हैं, ठीक है, बाकी लोग कुछ मतलब सब लोग यहाँ पे निर्बल टाइप के हैं। तो राजपूतों में वंशानुगत श्रेष्ठता की भाव, एक वीरता का भाव भी इनके अंदर, ठीक है, होता है। देखिए ये होना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इसको अहम पे ले जाना थोड़ा सा समस्या का कारण था, ठीक है। और ये चीज़ कहीं न कहीं आप देखेंगे तो, ठीक है, पहले काफ़ी बड़ी मात्रा में मौजूद थी, आज भी हमारे समाज में मौजूद है। भारतीय समाज में नियुतिवादी तथा भाग्यवादी का विकास ये बहुत बड़ा कारण था। जो चीज़ हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लेना कि ये नीति है, ऐसा हमने कुछ किसी न किसी जन्म में किया होगा, कुछ गलत किया होगा, पाप किया होगा, इसीलिए आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और ये भाग्य पे होता है ना, मतलब आज भी ये चीज़ देखिए हमारे समाज में बहुत भर भर के लगा हुआ है कि भाई ऐसा ही नीति है, भगवान ऐसे ही चाह रहे हैं, गॉड ऐसे ही चाह रहे हैं, भाग्यवादी तुम्हारा भाग्य ऐसा है, भाग्य ही अच्छा है खराब है, समझ रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा समस्या का कारण था। और उसके बाद से तुर्की सेना की रणनीति, चूँकि देखिए एक बहुत बड़ी विशाल सेना पृथ्वीराज चौहान भी लेके गया, मोहम्मद गोरी भी लेकर आया, लेकिन बड़े मजे की बात कि पृथ्वीराज चौहान की सेना संख्या में मोहम्मद गोरी की सेना से बड़ी थी, लेकिन फिर भी
गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया तो उसका सबसे बड़ा कारण था, ठीक है, उसकी सेना की रणनीति और वो रकाब वाला घोड़ा, मतलब देख रहे हैं ना, लोहे का औजार लेके, जैसे आप लोगों ने मूवी देखा होगा जो आया हुआ था बाजीराव मस्तानी करके, देखिए उसमें कैसे रबर रकाब का प्रयोग किया जाता है, लोहे की जंजीर टाइप का होता था, कितने लोगों को साफ कर दिया जाता था। और अच्छी नस्ल का घोड़ा, चूँकि वहाँ तो घोड़ा मिलता है, मध्य एशिया में बड़ी मात्रा में घोड़े मिलता है। और तेज़ तर्रार घोड़ा जो था, कभी कभी ठीक है वो हाथियों से भी काफ़ी समझिए कि तेज़ तर्रार निकल जाता था। घोड़ों से तीर सवारी करना, मतलब तीर चलाना, यहाँ पे घोड़ों में रह के तीर कमान चलाना, ये सब बहुत ही मतलब तेज तरार सब था ये सब, ठीक है। इसके अलावा सामंती सेना राजा के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान नहीं थी, क्योंकि हर्षवर्धन के बाद से, मैंने बार बार आपको बताया कि हर्षवर्धन के पतन के बाद से देखिए अलग अलग क्षेत्रों में सामंतवाद का विकास हो गया। सामंतवाद का मतलब कि जो भी उस क्षेत्र का, ठीक है, जो भूधारक होता था, रहता था किसी शासक के अंडर कंट्रोल में ही, लेकिन अपनी निष्ठा को जाहिर करने के लिए, ध्यान रखिएगा, अपनी सेना को उस शासकों को वो भेजता रहता था। तो अब वो जो सेना होते थे अपने संबंध के प्रति थोड़ा बहुत, ठीक है, निष्ठावान होते थे, राजा के प्रति थोड़े होगा, लेकिन संबंध भेजता था राजा के लिए जाके काम करो। तो एक जो नेशनलिज्म की भावना थी, राष्ट्रवाद की जो भावना थी, उन सेनाओं में भी नहीं थी। वो तो देखिए अंग्रेज लोग सिखा दिया राष्ट्रवाद की भावना, नहीं तो शायद देखिए 1857 की जब लड़ाई हुई तो 1857 में भी राष्ट्रवाद की भावना यहाँ पे नहीं जाएगी, लेकिन 1857 के बाद से धीरे धीरे भारतीयों में लगा कि भाई हम एक हैं, राष्ट्रवाद की भावना को पूरी तरीके से जगाना शुरू कर दिया। तो 1857 के बाद से, ठीक है, राष्ट्रवाद का, ठीक है, आपको चरण दिखाई देगा। धीरे धीरे जब गांधी वगैरह आएंगे तो फिर वहीं राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद में परिवर्तन हो जाएगा, जिसकी वजह से भारत पूरी तरीके से आज़ाद हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है, फील करना है, क्योंकि इस चीज़ आपको रट के एग्जाम में लेके नहीं जा सकते, लिख नहीं सकते हैं इसको। अब आइए बोलते हैं तुर्की आक्रमण के प्रभाव क्या होगा। तो मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई, हिंदू सत्ता का अंत हो गया। इसी चीज़ को लेकर, ठीक है, जेम्स मिल जैसे जो ब्रिटिश जो इतिहासकार हैं बोलते हैं कि देखो शुरुआत में हिंदू काल था, हिंदू काल पूरा एंशिएंट काल हिंदू काल है, मध्यकाल को बोलता है सब कि पूरा मुस्लिम काल है, और आधुनिक काल को सब बोलता है पूरा सब अंग्रेज काल है, यूरोपियन का काल है। तो ऐसे सब देखिए सांप्रदायिक आधार पे वो लोग, ठीक है, बांटने का प्रयास करता है। मैंने हिंदू काल मैंने हिंदू, मुस्लिम मतलब मुस्लिम काल, और तीसरा है यहाँ पे ईसाई काल। उसके बाद आरसी मजुमदार के द्वारा बोला गया कि केवल चौहानों की शक्ति का विनाश नहीं हुआ, बल्कि पूरे हिंदू धर्म का यहाँ पे विनाश हो गया, क्योंकि अब इसके जगह एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में मुस्लिम शक्ति का स्टेबलाइज हो गया है, मुस्लिम धर्म का स्टेबलाइज हो गया है, सामंतवाद का ह्रास हो गया। अब यहीं से देखेंगे तो सामंतवाद की प्रक्रिया कमजोर हो जाएगी, शक्ति का केंद्र राजा बन जाएगा। अब जब दिल्ली सल्तनत का विकास होगा धीरे धीरे, तो वहाँ पे देखेंगे तो सामंतवाद टाइप का ही दिल्ली सल्तनत में एकता आएगा, लोग ध्यान रखिएगा, एकता प्रणाली का विकास होगा। और यही चीज़ देखेंगे जब मुगल सब आएगा, तो मुगल लोग, ठीक है, धीरे धीरे वो लोग, ठीक है, मुगलों के समय ध्यान रखिएगा इक्तदारी व्यवस्था हो जाएगी, और यहाँ पे मुगलों का समय हो जाएगा मनसबदारी व्यवस्था। मतलब थोड़ा थोड़ा अंतर है, आपको देखेंगे, ठीक है, जब हिंदू शासक थे तो वहाँ पे सामंतवादी था, मुस्लिम शासक सब आया, दिल्ली सल्तनत पे इक्तदारी हो जाएगा, और जब मुगल काल वाला शासक आएगा, मुस्लिम ही सब आएगा, तो वहाँ पे मनसबदारी व्यवस्था हो जाएगा। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपको अंतर इसमें देखने के लिए मिलेगा, लगभग, ठीक है, कार्य पद्धति लगभग एक जैसा आपको दिखाई देगा। मुस्लिम समाज में कह रहा है कि भेदभाव नहीं था, अतः राजपूतों के बाद समाज में, ध्यान रखिएगा, भेदभाव में कमी थी, मैंने कमी आई, इनको भी लगा कि नहीं भाई हमें एकजुट होकर लड़ना चाहिए, बाकी लोगों को अगर लेकर साथ में नहीं चल सकते हैं तो कम एज क्षत्रिय जो अपने आप को बोल रहे हैं, राजपूत जो बोल रहे हैं, उन ये तो अपने आप में एकजुट हो सकते हैं। और ये सब देखेंगे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत अब जो ऐसे धीरे धीरे कमजोर होगा, सारे क्षत्रिय शक्तियाँ एकजुट यहाँ पे होना शुरू हो जाएगी। आगे चल के फिर से, ठीक है, जब मुगलों का जब अटैक होगा तो फिर वो मुगल लोग धीरे धीरे इन क्षेत्रीय शक्तियों को, इन राजपूत शक्तियों को डैमेज करना शुरू कर देगा, और पुनः जब मुगल कमजोर होगा सब, तो फिर से ये क्षेत्रीय शक्तियाँ अर्थात जो भी राजपूत शक्तियाँ धीरे धीरे अपना फन फैलाने लगेगी। तो ये चेंज आपको समझना है, ये सब चीज़ चलते रहेगा। बड़ी संख्या में देखिए हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया, धर्मांतरण किया गया। और यही चीज़ मैं बोलता हूँ, आज अगर, ठीक है, हिंदुस्तान में हैं अगर आप, डजेंट मैटर आप किस, ठीक है, जाति से बिलोंग करते हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा लाइन है कि बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। अब यहाँ से आपको एक
कट्टरवादी जो भावना है मेरे ख्याल से ठीक है थोड़ा कम करना चाहिए। चाहे अब किसी भी धर्म को बिलोंग करते हैं, कोई नहीं जानता है, ठीक है, बार बार बोलता हूँ, कोई प्योर नहीं है, कोई श्योर नहीं है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की देखिए स्थापना हुई आगे चल के, तो इससे शहरी अर्थव्यवस्था और विश्व के काफ़ी देशों के साथ व्यापार को भी प्रमोशन मिलना शुरू हो गया, जो कि एक बड़ी शक्ति के रूप में यहाँ पे आ गया है। मध्य एशिया से आर्थिक सांस्कृतिक संबंधों की स्थापना भी, मध्य एशिया से देखेंगे जो भी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान वाला जो भी वहाँ पे एरिया है, वहाँ से आना जाना यहाँ पे लगा रहता था। 12वीं शताब्दी में देखिए बड़ा परिवर्तन आया, चरखा, ध्यान रखिएगा, चरखा ईरान से भारत में आया और नए वर्ग और शिल्पों का विकास हो गया। शिल्प का मतलब कि ठीक है जो गैर कृषि है, जो कृषि नहीं है, शिल्प के रूप में अगर कोई लोहार है, ठीक है, कोई अगर समझ रहे हैं कि चाक बनाने वाला है, कोई अगर ठीक है मोती बना रहा है, सुनार है, तो ये अलग अलग कई प्रकार के शिल्पियों का धीरे धीरे यहाँ पे विकास होता हुआ आपको दिखाई देगा। वाणिज्य, व्यापार और नगरीकरण का प्रसार, अब यहाँ से धीरे धीरे ठीक है नगरीकरण, धीरे धीरे बहुत सारा नगरों का ठीक है डेवलपमेंट भी होना शुरू हो जाएगा। स्थापत्य कला में परिवर्तन आने लगा, चूँकि अब हिंदू कला जो साथ साथ में चल रही थी उसकी जगह देखिए मुस्लिम कला का भी विकास होने लगा। इसी को फारसी शैली का आगमन भी बोला गया, जैसे कि ठीक है मेहराब हो गया, गोथिक शैली हो गया, या फिर जो भी आप कह सकते हैं ज्यामितीय आकार के, ठीक है, ऐसी बहुत सारी जो संरचना है, ठीक है, ये सब बनने लगा। जैसे कि जस्ट कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का ठीक है निर्माण किया जाएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया जाएगा। ऐसे ही ठीक है अलाउद्दीन खिलजी आएगा, अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराएगा, तो ये चलते रहेगा। उसमें देखेंगे तो आज भी जो उनकी जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, बिल्कुल वो डिफरेंट है, जो भारत में एक कंपोजिट कल्चर को पूरी तरीके से इंडिकेट करता है। अब आइए बात करते हैं अन्य तथ्य में। अन्य तथ्य में कुछ है नहीं, सिक्कों पर देखिए देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है, और दूसरी तरफ ठीक है माना गया कि गोरी का द्वारा कलमा, माने कलमा समझ रहे हैं ना, कुछ लाइन अच्छी अच्छी जो लाइन होती थी उसको लिखवा दिया जाता था। एक तरफ लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की मूर्तिमा, मतलब सॉरी आकृति, प्रतिमा इनकी जो भी थी, और दूसरी तरफ ठीक है मोहम्मद गोरी का कलमा। उसके अलावा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के नाम के भी सिक्के मिलते हैं, और यही सिक्के इंडिकेट करता है जो मैंने आपको बता दिया है, इक्ता प्रणाली की यहीं से शुरुआत हो गई। अब यही जो इक्ता प्रणाली की शुरुआत हुई, आगे चल के इल्तुतमिश इसको ठोस रूप देगा, इल्तुतमिश उसको बड़े स्तर पर चलाएगा। और अब यहाँ से देखिए यहाँ पे दासों के रोल को बात किया जा रहा है कि जो भी चार जो दास आया उनको आप मत मतलब भूलिएगा मत, ठीक है, वो की पॉइंट है आने वाले टॉपिक के लिए। भारत में अस्थायी साम्राज्य का विस्तार किया जाएगा। इसमें जैसे कुछ दास हैं, ऐबक को लाहौर और दिल्ली वाला एरिया मिल जाएगा, ठीक है, एक दूसरा है यलदौज, तीसरा है ठीक है कुबाचा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक को तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपना दामाद बना लेगा, और एक को ठीक है लड़ाई में उसको हरा देगा, ख़त्म कर देगा, ठीक है। और चौथे नंबर पे है बख्तियार खिलजी, ये चला जाएगा बंगाल और बिहार। तो ऐसा माना गया कि यही बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार में जाएगा, आगे चल के फिर वहाँ पे भी मुस्लिम धर्म को प्रमोट यहाँ पे किया जाएगा, तेज़ी से वहाँ पे भी प्रचार प्रसार होगा। और वहीं खिलजी का ही एक वंश के रूप में अगर देखा जाए, सॉरी ये है ना बख्तियार खिलजी, इसी के वंश के रूप में आगे चल के बहुत लंबे समय के बाद देखेंगे तो फिर ठीक है जो सूरी वंश आएगा, शेर शाह सूरी, इस शेर शाह सूरी को ठीक है इस बख्तियार खिलजी के वंश से यहाँ पे जोड़ा भी जाता है। देखिए बिल्कुल लिंक है ना, ये सब चल रहा है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, सारी की चीज़ें मेरी क्लास में आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग लेक्चर पसंद आ रहा होगा। अपना फीडबैक आप लोग देते रहें, ठीक है। लेक्चर की लंबाई थोड़ी अधिक होगी, मैं कम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ठीक है क्वालिटी और कंटेंट से किसी भी प्रकार का मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यकीन मानिए फिर अदर मटेरियल की आपको मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना मेरा वीडियो किसी भी एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।